अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का सुप्रभात। तैयार हो जाइए मेरे साथ एक नई पुस्तक, एक नए लेखक और एक नए सफर पर चलने के लिए। आज जिस पुस्तक का चयन मैंने आप लोगों के लिए किया है अंबेडकर नामा के मंच से, वो एक गंभीर पुस्तक है और इस पुस्तक की चर्चा हम पिछली पुस्तक के दौरान कर चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी के ऊपर जो आर्टिकल था, जब हम पढ़ रहे थे उस दौरान इस पुस्तक का कई बार जिक्र आया था रेफरेंस के तौर पर, और तभी मैंने आपसे कहा था कि संभवतः अगली पुस्तक में यही लूंगी। पुस्तक है भीमराव अंबेडकर, एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं क्रिस्तोफ जाफरेलो। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। इन्हीं की पुस्तक हम पढ़ेंगे। ये एक गंभीर पुस्तक है और ये डॉक्टर अंबेडकर को एक समाज मनोवैज्ञानिक के तौर पर स्टैब्लिश करती है। ये इसका फ्रंट कवर है और ये इसका बैक कवर है। पुस्तक जो है वो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है और मात्र 299 रुपए की है। पढ़ने में रुचि हो तो आप इसे मंगवा सकते हैं। और इसका पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि इसका पहला संस्करण जनवरी 2019 में आया था और अक्टूबर 2022 तक आते आते इसका 7th एडिशन जो है वो मार्केट में आ चुका है। तो यदि पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट मंगवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा ब्यौरा आपको उपस्थित करा दूंगी। हर बार की तरह हम पीछे लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भीमराव अंबेडकर हिंदुओं के पहले दलित या निम्न जाति के नेता थे जिन्होंने पश्चिम जाकर पीएचडी जैसे सर्वोच्च स्तर की औपचारिक शिक्षा हासिल की थी। अपनी इस अभूतपूर्व उपलब्धि के बावजूद वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे और तमाम उम्र दलित अधिकारों के लिए लड़ते रहे। भारत के सबसे प्रखर और अग्रणी दलित नेता के रूप में अंबेडकर का स्थान निर्विवाद है। निम्न जातियों को एक अलग औपचारिक और कानूनी पहचान दिलाने के लिए अंबेडकर सालों साल भारत के सवर्ण हिंदू वर्चस्व वाले समूचे राजनीतिक प्रतिष्ठान से अकेले लोहा लेते रहे। तो यहां पर एक बात भी मैं आपको और बता दूं कि जाति के प्रश्न को सबसे पहले राजनीतिक प्रश्न बनाने का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय सरकार में अंबेडकर को कानून मंत्री और संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इन पदों पर रहते हुए उन्हें भारतीय राजनय पर गांधीवादी प्रभावों पर अंकुश लगाने में उल्लेखनीय सफलता मिली। तो जब हमने डॉक्टर अंबेडकर का जो आर्टिकल पढ़ा था पिछली पुस्तक में, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि संविधान को जो है वो गांधीवादी छाप से मुक्त करने में कामयाब रहे थे। क्रिस्तोफ जाफरेलो ने उनके जीवन को समझने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पहला, समाज वैज्ञानिक के रूप में अंबेडकर, एक राजनेता और राजनीतिज्ञ के रूप में अंबेडकर, तथा तीसरा, सवर्ण हिंदुओं के विरोधी एवं बौद्ध धर्म के एक अनुयायी व प्रचारक के रूप में अंबेडकर। और इस पुस्तक को लेकर रामचंद्र गुहा जी का क्या मानना है वो भी यहां पर दिया हुआ है छोटे से बॉक्स में। अप्रतिम महत्व का शोध, सूक्ष्म, सुचिंतित और सबसे बढ़कर एक ऐसा अध्ययन जिसमें व्यक्तिगत एवं ऐतिहासिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक सारे आयामों के बीच पूरा संतुलन दिखाई देता है। और अंदर सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय है, बहुत छोटा सा है, उसे हम पढ़ेंगे। क्रिस्तोफ जाफरेलो सैरी साइंसेज पीओ CNRS में सीनियर रिसर्च फेलो और किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट लंदन में भारतीय राजनीति एवं समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स 1925 to 1990, इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया तथा द पाकिस्तान पैराडॉक्स प्रमुख हैं। वे कई उल्लेखनीय पुस्तकों में सह संपादक भी रहे हैं, जिनमें से कुछ हैं एल गेयर के साथ आर्म्ड मिलिशियाज ऑफ साउथ एशिया, फंडामेंटलिस्ट्स तथा माओइस्ट एंड सेपरेटिस्ट तथा मुस्लिम इन इंडियन सिटीज, एल नूवर के साथ
पैन इस्लामिक कनेक्शंस, ट्रांसनेशनल कनेक्शंस बिटवीन साउथ एशिया एंड गल्फ, ए कोहली एवं ए मुरली के साथ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, और ए चैटर्जी एवं टी ब्लॉम हैंसन के साथ मेजोरिटेरियन स्टेट, हाउ हिंदू नेशनलिज्म इज चैलेंजिंग इंडिया। साल 2014 में इन्हें स्वतंत्र एवं व्याख्यात्मक लेखन श्रेणी में रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित भी किया गया है। और इस पुस्तक के अनुवादक का भी एक संक्षिप्त परिचय है, वो भी मैं पढ़ देती हूं। अनुवादक योगेंद्र दत्त। पुस्तक जो है वो ओरिजिनली इंग्लिश में है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी अम्बेडकर नामा के मंच से। योगेंद्र दत्त पिछले 2 दशक से अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय हैं। असीम श्रीवास्तव एवं आशीष कोठारी लिखित पृथ्वी मंथन, वैश्विक भारत बनने की कहानी, वसुधा डालमिया के हिंदू परंपराओं का राष्ट्रीयकरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र और 19वीं सदी का बनारस विद इन ब्रैकेट संजीव कुमार के साथ वुल्फगैंग शिवल बुश की बेतेलिस्म रात, रोशनी का आधुनिक सफर तथा मधु किश्वर की राष्ट्रवाद की चाकरी में धर्म एवं अन्य लेख आदि पुस्तकें इनके प्रमुख अनुवाद हैं। और दोनों ही का जो ईमेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां से आप देख सकेंगे। और अब हम आज सिर्फ ये आभार ही पढ़ेंगे। आभार जीवनी लेखन अब समाज विज्ञान में अपने तौर पर एक महत्वपूर्ण विधा बन चुका है। कुछ विद्वान, जिसमें ज्यादातर इतिहासकार हैं, अपना पूरा शोध कार्य जीवनी लेखन को ही समर्पित कर देते हैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूं, क्योंकि रतन जी की पीएचडी के दौरान किस तरह की कड़ी मेहनत लगती है ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं। उनका जो शोध है वो काशी प्रसाद जायसवाल जी के ऊपर है, जो खुद भी मशहूर हिस्टोरियन रहे हैं। भदंत कौशल यायन जी की जो आर्टिकल था जाति आखिर क्यों नहीं जाती वाले में, सबसे पहला आर्टिकल जो था उसमें केपी जायसवाल जी का भरपूर जिक्र है। मेरे लिए यह एक स्वाभाविक परियोजना कतई नहीं थी। हालांकि मैं हिंदू राष्ट्रवादी विचारों और निचली जातियों के नेताओं पर अपने पिछले शोधों में काफी काम कर चुका था। मैंने ये किताब काफी स्पष्ट उद्देश्य से और जीवनी लेखकों के मुकाबले एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से लिखी है। मैंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और चिंतन का अध्ययन 1990 के दशक में नान्तेव विश्वविद्यालय पेरिस में मानव शास्त्र के प्रोफेसर ओलिविये हेरेनमिस्ट की प्रेरणा से शुरू किया था, जिन्होंने मुझे अंबेडकर के लेखन से परिचित कराया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि अंबेडकर ने भारत के समाज शास्त्र की दुनिया में एक बहुत पथ प्रदर्शक भूमिका निभाई है। उस समय तक भी ये बात प्राय लोगों के लिए अनजानी थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत की सबसे उपेक्षित सार्वजनिक शख्सियतों में से एक रहे हैं। तो ये भी मैंने चर्चा करी थी कि दुनिया भर में विद्वानों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इनकी पुस्तकों का बहुत महत्व है जो भी डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं। यहाँ तक कि इनकी जो आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा, वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में बतौर टेक्स्ट पढ़ाई जाती है, लेकिन अपने देश में इन्हें एकदम उपेक्षित रहना पड़ा है। लिहाजा सबसे पहले तो मैंने ये किताब लिखने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं भारतीय इतिहास के उस समय तक के एक बेहद हाशियाई मगर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को इतिहास में उसके न्याय संगत स्थान पर देखना चाहता था। मेरी पहली दिलचस्पी डॉक्टर अंबेडकर के समाज शास्त्रीय चिंतन में थी। जातिगत उत्पीड़न से लड़ने के लिए उन्होंने मुक्ति की जो रणनीतियां विकसित की, वे मेरी वरीयता में दूसरे स्थान पर थी। यह किताब इन्हीं मुद्दों पर रोशनी डालती है। यह किताब अंबेडकर के जीवन का क्रमवार ब्यौरा नहीं देती और इस लिहाज से ये किताब काल क्रम के अनुसार नहीं बल्कि रणनीतियों के क्रम में व्यवस्थित की गई है। मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री में जैसे जैसे डेट वाइज जो इवेंट्स आते रहे उसके आधार पर ना होकर उनकी जो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस थी उनके आधार पर इस किताब को क्रमबद्ध किया गया है। ओलिविये हेरेनमिस्ट के अलावा मैं इलियट
जीलियट का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो आज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सबसे प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस किताब की शुरुआती मसविदे पर टिप्पणियां दी, जिनके लिए मैं उनका बेहद आभारी हूं। मुझे अंबेडकर के बारे में उनके विशद ज्ञान से भारी लाभ हुआ है और उन्हीं की मदद से मुझे अमेरिका और यूरोप में कई दलित वर्कशॉप्स में हिस्सा लेने का मौका भी मिला। मैं ओवन लिंच का भी आभारी हूं, जिन्होंने उत्तर भारत के दलितों और अंबेडकरवाद के बारे में मुझे बहुमूल्य जानकारियां दी। हेमंत देवस्थली, गाई पॉइटेविन और एम्मा रायरकर समकालीन भारत में डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता को समझने में बहुत मददगार रहे। उनके साथ ही मैं पूरी गंभीरता से नांदेड़ में अपने विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे कई बिंदुओं को और साफ करने में मदद की, जिन्हें मैं इस किताब में उठाना चाहता था। मैं उनके बहुधा सुचिंतित और गहरे प्रश्नों के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए मैं अगर पूरी संजीदगी से अपने अभिन्न मित्र अक्षय बकाया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वह न केवल मेरे हिंदी के अध्यापक रहे, जिससे मुझे भारत संबंधी शोधों और लेखन में एक स्थायी लाभ हुआ, बल्कि इस किताब में भी वह अनुवाद में छूट गई समाज शास्त्रीय चूकों, विभिन्न नामों के हिज्जे और वाक्य विन्यास तक हर पहलू को दुरुस्त करने के लिए लगातार अपना समय और श्रम देते रहे हैं। उनके साथ ही यात्रा बुक्स की नीना गुप्ता और राजकमल प्रकाशन के संपादकीय निदेशक सत्यानंद निरुपम का भी विशेष आभार। इन दोनों मित्रों ने अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद इस किताब को समय पर और अच्छी तरह प्रकाशित करने में गहरी व्यक्तिगत दिलचस्पी ली। यह किताब तारा और हमारे बेटे मिलन के धैर्य व स्नेह के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। यह किताब मिलन को समर्पित करते हुए मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर भी हमारे देश, हमारे भीतर जो उदात्त भावनाएं पैदा होती हैं, उनको एक दिन मिलन भी आत्मसात करेगा। क्रिस्तोफ जाफ्रेलो। तो यहां पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो गंभीर अध्येता के रूप में हैं, उनमें से एक भी भारतीय नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। यहां पर या तो सवर्णवादी इतिहासकार जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके सामने प्रस्तुत करते हैं। अक्सर उन्हें जो है वो वैमनस्य फैलाने वाला नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि इन्होंने रिजर्वेशन करके जो सोसाइटी है उसमें वैमनस्य फैला दिया। और जो दलित इतिहासकार हैं वो इतना वंदन कर देते हैं, इतनी भक्ति दिखा देते हैं कि वो भी गलत हो जाते हैं, असल मुद्दों से भटक जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये पुस्तक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कई तरह की चीज़ें, कई तरह के इल्यूजन्स मार्केट में फ्लोट होते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान एक्चुअल में कितना सही और कितना गलत है, इस पुस्तक के जरिए उस पर भी हम रोशनी डालने में कामयाब रहेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर की जो एक्चुअल राइटिंग्स हैं, उनकी जो मंशा रही है अपने सारे सामाजिक और राजनीतिक कामों के पीछे, उसका सही सही ब्यौरा इस पुस्तक के जरिए मैं समझती हूं हम जान पाएंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में हम जो है प्रस्तावना को लेंगे। तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।